स्थापना मैंने पहले चर्चा किया था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में होती है। और यह महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से पता चलता है? एक तो भारतीय साहित्य है ही, सिंहली साहित्य से इनके तिथि निर्धारण की जानकारी मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो सिकंदर की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारियों के मध्य में साम्राज्य विभाजन की जो दो संधियाँ हुई महत्वपूर्ण, जिनमें एक बेबीलोन की संधि 323 ईसा पूर्व और दूसरा जो था आपका टिप्रेंटिस की संधि 321 ईसा पूर्व। इन दोनों संधियों में बेबीलोन की संधि में जो भी सिकंदर ने भूक्षेत्र भारत को जीता था उनकी चर्चा हो रही है, लेकिन टिप्रेंटिस की संधि में ऐसे क्षेत्रों की चर्चा नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि इस समय तक यूनानी दास्ता से भारत मुक्त हो चुका था, जैसा कि प्लूटार्क खुद कहता भी है कि सेंड्रोकोटस नामक व्यक्ति ने इस समय तक ठीक है यूनानी दास्ता से भारत को मुक्त करा दिया। और इसका जो नेता था वो था सेंड्रोकोटस ना, उनकी चर्चा होती है। तो इससे भी पता चलता है कि 300 मतलब 23 में था, 21 में नहीं है, मतलब है कि 22 तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन स्थापित कर दिया। तो मौर्य प्रशासन या मौर्य शासन जो साम्राज्य की स्थापना हुई वह 322 बीसी में और उसका अंत हुआ 184 बीसी में। तो यह शासन जो था काफ़ी अल्पकालिक रहा। इस संदर्भ में अनेक मतांतर आए हैं, अनेक ऐसे काफ़ी इसमें से डिस्प्यूट पॉइंटेड भी रहे हैं कि इनका पतन कैसे हुआ, या वह साम्राज्य जो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य है, अशोक का साम्राज्य अंग्रेजों से भी बड़ा था, तो एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना हुई। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जो कि अखिल भारतीय स्वरूप की शासन व्यवस्था थी, जिसमें भारत के अधिकांश क्षेत्र शामिल थे, असम को अगर छोड़ दिया जाए, और लगभग इसमें 5 देश की टेरिटरी आती है, 5 देश की इसमें टेरिटरी इसमें समाहित है। उसके बावजूद भी अशोक की मृत्यु के पश्चात अचानक इनका डाउनफॉल होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अनेक इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं और उन्होंने निर्धारित करने का प्रयास किया कि इसका ओनर्स, इसकी जवाबदेही किस पे जाती है या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रमुख कारक कौन से हैं। इनमें जहाँ तक अगर प्रमुख रूप से इनको एनालिटिकल अप्रोच से देखा जाए तो अगर हम देखें तो कोई भी साम्राज्य जो भी बना है या जो भी चीज़ जिसका भी इमर्जन होता है, उद्भव होता है, उसका पराभव भी होता है, तो आपका इमर्जन एंड डिक्लाइन ये प्रकृति के शाश्वत नियम भी हैं, पतन आज नहीं कल होता ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना जो शीघ्रतापूर्व या जो त्रिगामी जो इसका पतन हुआ, यह विद्वानों में एक महत्वपूर्ण वैचारिक विषय रहा है। इसमें सबसे पहले अगर विचार किया जाए तो कोई भी साम्राज्य जो भी कभी भी स्थापित होता है तो उस साम्राज्य की जो रीढ़ होता है, उस साम्राज्य का जो बैकबोन होता है, वो हमेशा उसके उत्तराधिकारी या सक्सेसर होते हैं। मौर्य में सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि अशोक के पश्चात उस लगातार जो भी उत्तराधिकारी आए वे हमेशा वे वीक रहे, तो वीक सक्सेसर, तो इनके अयोग्य उत्तराधिकारी सबसे प्रमुख कारक थे। अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण ही साम्राज्य वो उस तरह से सॉलिड नहीं रह पाया, साम्राज्य उस तरह से व्यवस्थित नहीं रह पाया जैसा कि अशोक के समय में या चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय में था। तो वीक सक्सेसर इसके सबसे प्रमुख ओनर्स पार्ट हैं जिन पे सर्वाधिक जवाबदेही दी जाती है। और इस संदर्भ में हम यह भी कह सकते हैं कि जब मुगलों के पतन की चर्चा हुई तो उसमें जदनाथ सरकार का एक फेमस कमेंट था। जदनाथ सरकार कहते हैं कि अगर जब स्वर्ण में ही जंग लग जाए, ठीक है, तो चांदी तांबे की क्या बात है। तो उनका कहना यह था कि अगर प्रशासन के मुख्य ढांचे पर, ठीक है, बैठा हुआ व्यक्ति ही जो सर्वोच्च व्यक्ति है, अगर वही अयोग्य हो जाए तो साम्राज्य की अन्य स्थितियां या अन्य जो अवयव हैं वो शिथिल होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि अगर शरीर में मस्तिष्क नष्ट हो जाए या मस्तिष्क जो है विक्षिप्त हो जाए, वह सही से काम करना बंद कर दे, तो साम्राज्य में या शरीर में जो न्यूरॉन कोशिकाओं तक जो भी संदेश पहुंचते हैं वे धीरे धीरे नहीं पहुंचेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका जो शरीर बॉडी स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, वो भी धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है। तो इसी के कारण मस्तिष्क अगर उसको गवर्न नहीं करेगा तो शारीरिक शरीर के अन्य अवयव जो हैं, शारीरिक अंग हैं, वे धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं।
तो जगन्नाथ सरकार इसी बात की चर्चा करते हैं, कहते हैं कि जब कोई किसी साम्राज्य का अयोग्य उत्तराधिकारी ही अगर आ जाए या अयोग्य उत्तराधिकारी ही हो जाए, तो उसके बाद अन्य जो चीज़ें हैं या अन्य जो एलिमेंट्स आप एडमिनिस्ट्रेशन है या उनके साम्राज्य के अंग हैं, वे सभी धीरे धीरे शिथिल होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें क्षीणता के तत्व आ जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा दिन तक अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो सबसे प्रमुख कारण तो किसी भी साम्राज्य का होगा पूरे भारतीय इतिहास का, तो ये जानते हैं आंख बंद करके अयोग्य उत्तराधिकारी किसी भी साम्राज्य के प्रमुख कारक होते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे। दूसरा समझिएगा कि मौर्यों की सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था थी एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन। तो जो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, अतिशय केंद्रीकरण, केंद्र सरकार साम्राज्य की सभी प्रवृत्तियों पर, साम्राज्य के सभी ऑर्गन्स, साम्राज्य के सभी अंग प्रत्यंगों पर पूरा अधिकार किया हुआ था। साम्राज्य का ऐसा भी कोई भी अंग नहीं था, ऐसे कोई प्रशासनिक ढांचा या कोई प्रशासनिक इकाई नहीं थी जिसपे मौर्यों का केंद्रीय सरकार के द्वारा उस पर प्रत्यक्ष शासन न होता हो या प्रत्यक्ष अधिकार न हो। मैंने चर्चा भी किया कि अगर इवन ग्राम प्रशासन को देखा जाए, जो कि लोकल बॉडी गवर्नमेंट बेसिकली बनाई जाती है इसलिए ताकि स्थानीय स्तर पे स्वशासन स्थापित हो, स्थानीय स्तर पे स्वतंत्रता दिया जा सके और एक जवाबदेहपूर्ण सरकार की स्थापना किया जा सके। लेकिन वहाँ भी हम देखते हैं कि ग्राम का जो अधिकारी ग्रामिक है उस पर भी कंट्रोल करने के लिए ग्राम भृतक नामक और ग्राम भोजक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मतलब है कि इस प्रशासन के सबसे निम्नतम ढांचे पर, जो निम्नतम इकाई है उसका जो बॉटम है, वहाँ तक केंद्रीय सत्ता का पूरी तरह से अधिकार है। यह जो केंद्रीय सत्ता का अधिकार था, यही साम्राज्य के का जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, उस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में क्या हुआ कि जो सत्ता प्रायः सुचारू रूप से तब चल सकती है जब केंद्रीय सरकार का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, विकेंद्रीकरण किया जाए, लेकिन सत्ता का तात्पर्य हुआ जहां शक्ति और वैधानिकता दोनों दिया जाए। ठीक है, लेकिन मौर्यों में देखते हैं क्या है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण तो हुआ, लेकिन वह विकेंद्रीकरण पूरी तरह से विकेंद्रीकृत पद्धति पर आधारित नहीं था। उसमें क्या हुआ, उसमें कार्यकारी विभाजन ज़्यादा दिखता है। ठीक है, उसमें सत्ता का विभाजन न करके बल्कि शक्ति का विभाजन ज़्यादा दिखता है। यह सबसे बड़ी कमी रही है। तो वह जो उत्तरदायित्वपूर्ण विभाजन होना चाहिए था, वह विभाजन में नहीं दिखाई पड़ता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में भी यह खामी रही, इसलिए रही क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से सेंट्रल ओरिएंटेड था। प्रशासन पूरी तरह से यह केंद्रोन्मुखी, केंद्र की ओर भागता था। सत्ता के सभी अंग, सत्ता की सभी इकाइयां वो केंद्र उन्मुख होती थी, केंद्र की ओर भागती थी। ठीक है, इसीलिए पूरा प्रशासनिक अधिकार जो था वो केंद्र सरकार में ही नियत रह गया या निश्चित समाहित रह गया। तो यह केंद्रीय की ढांचा जो था, इनके पतन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक था। एक तो सबसे बड़ी समस्या थी कि मौर्यों ने एक विस्तृत प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया। इसमें एक लंबे अधिकारियों का वर्ग मिलता है। मैंने चर्चा किया, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मंत्रिपरिषद है, उसके बाद तीर्थ हैं, उसके बाद अध्यक्ष हैं, फिर छोटे छोटे अनेक अधिकारी हैं। मतलब इतनी बड़ी प्रशासनिक संरचना जो स्थापित किया गया, यह क्या कर रहा था कि यह लगातार एक ही जगह से गवर्न हो रहा था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इन अंगों को स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई। तो यह इनके पतन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक था। और इतने बड़े साम्राज्य के केंद्रीय के ढांचे को बचाना बहुत मुश्किल हो गया। इतिहासकार रोमिला थापर और एम बरुआ ने इसी केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे को इसके पतन का महत्वपूर्ण कारक माना है। इतिहासकार रोमिला थापर और एम बरुआ, आपसे ऐसे पूछेगा, इसको इन्होंने मुख्य यद्यप समझिएगा। तो प्रारंभिक दौर में जब रोमिला थापर की फेमस बुक आई अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, उसमें उन्होंने इसी केंद्रीय ढांचे की बात किया, इसी प्रशासनिक ढांचे को उन्होंने मुख्य कारक माना। लेकिन बाद में उन्होंने एक और किताब दिया, अपने लिखा, उसका नाम है मौर्यन रिविजिटेड। तो जो मौर्य रिविजिटेड उनकी किताब है,
हाँ, तो मौर्यन रिविजिटेड में उन्होंने अपना नया सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि उच्च विशाल शासन और राष्ट्रीय चेतना का अभाव यह मौर्यों के पतन का मुख्य कारण है। तो रोमिला थापा का जो नया कंसेप्ट है वो क्या है? उच्च विशाल शासन और राष्ट्रीय चेतना का अभाव। वे कहते हैं कि मौर्यों ने एक प्रकार की, ठीक है, उन्होंने कहा कि मौर्य इस मामले में असफल रहे कि उन्होंने एक प्रकार की राष्ट्रीय चेतना नहीं पैदा कर पाए। वे लोग एक प्रकार की परंपरा या एक प्रकार के रीति रिवाज में बंधे हुए सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से समाज को गठित नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चेतना का जो अभाव है, मतलब एक राष्ट्र को एकीकृत करने का प्रयास जिसमें समान प्रथाएं हों, समान परंपराएं हों, ठीक है, एक जैसी शासन व्यवस्था हो, और एक जैसी चेतना हो, एक जैसी चेतना हो, राष्ट्रीय चेतना जो सबको एकीकृत कर सके, एक इंटीग्रेटेड, जो एक यूनिफाइड इंडिया या एक इंटीग्रेटेड जो एम्पायर होता है उस तरह उनको स्थापित करने में यह फेल रहा। इसीलिए राष्ट्रीय चेतना का अभाव इनके पतन का मुख्य कारण है। ठीक, हालांकि अभी जब इन पे हम लोग निष्कर्ष में चर्चा करेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रीय चेतना का प्रसार नहीं हुआ। अशोक ने पूरा प्रयास किया। अशोक ने अपनी धम्म नीति के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया। अशोक ने देश का सांस्कृतिक एकीकरण करने का प्रयास किया। जो धम्म था, मैंने पहले भी चर्चा किया कि धम्म एक प्रकार का सामाजिक और नैतिक आचार संहिता था। जिस आचार संहिता का पालन उसको इमिटेट करने के लिए सब मनुष्य या सब के लिए इसका इमिटेशन अनिवार्य बनाया गया। सब लोग के लिए ग्राह्य था, सब लोग इसका पालन आसानी से कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय चेतना को का प्रसार न होना या राष्ट्रीय चेतना बिल्कुल न होना यह गलत है। ठीक है, तो इसी तरह अगला समझते हैं। अगला है प्रांतीय शासकों का दुर्व्यवहार, ऑपरेशन ऑफ प्रोविंशियल रूरल्स। ऑपरेशन मतलब होता है, समझिएगा कि प्रांतीय शासकों का शोषण या दुर्व्यवहार। कहा जाता है कि मौर्यों के पतन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह भी था। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो तत्कालीन प्रांतीय शासक थे ये लोग पूरी तरह से उच्छृंखल हो गए थे। ये लोग पूरी तरह से स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करते थे और इनके साथ जो आम जनता थी, सब्जेक्ट थी, प्रजा, उसके साथ समायोजन ये लोग नहीं कर पाए। समायोजन न बिठा पाने के कारण ये हमेशा आम जनता या सब्जेक्ट का शोषण करते थे। इसके साक्ष्य के रूप में ये लोग कहते हैं कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ बिंदुसार के समय में, जिसमें से एक बार अशोक गए, दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। फिर कहा गया कि एक बार अशोक के समय में खुद विद्रोह हुआ तो उसके लिए कुणाल को भेजा गया। तो इनका कहना ये है कि मतलब ऐसे कई जो विद्रोह, ऐसे विद्रोह हैं, ये इस बात के प्रतीक हैं कि आम जनता का साहचर्य प्रांतीय शासकों से अच्छा नहीं पाया। फॉर इंस्टेंस से कहते भी हैं कि जब अशोक जाता है तक्षशिला के विद्रोह को दबाने तो वहाँ की जो आम जनता वो कहती है कि हम कुमार या युवराज के विरुद्ध में नहीं हैं, बल्कि दुष्ट अमात्य मतलब अधिकारियों का वर्ग कहता है कि दुष्ट अमात्य जो हैं वो हमारा शोषण करते हैं, हमारे साथ अन्याय करते हैं। तो अन्याय की बात वहाँ भी की जाती है। इसका मतलब है कि प्रांतीय शासक की स्थिति जो थी कुछ दोषपूर्ण थी। और आज जैसा भी हो, तो प्रांतीय शासकों को विघटन के लिए मान लीजिए एक कारक मान सकते हैं, लेकिन ये कहना कि 1-2 जगह विद्रोह के आधार पर पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाना यह भी नहीं कहा सकता। इसी तरह एक अगला जो प्रमुख कंसेप्ट इनका है, जितने भी मार्क्सवादी इतिहासकार हैं जिसमें प्रमुख है आपके डी.डी. कौशाम्बी, इन लोगों ने मौर्यन डिक्लाइन के लिए जो मुख्य कारक माना, इन्होंने कहा कि आर्थिक व्यवस्था और करों की अधिकता, यह दोनों प्रमुख कारक हैं जो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी हैं। आर्थिक कारकों में इन्होंने कहा कि मौर्यों की अर्थव्यवस्था पहले की अपेक्षा धीरे धीरे टूटती गई, अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती गई, व्यापार वाणिज्य धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। जो दक्षिण का, फिर आगे कहते हैं कि जो गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र था,
वह तो ज़्यादा उपजाऊ युक्त रहा, वहाँ से कर भी ये लोग ज़्यादा वसूल किए, ठीक है, कर वसूल किए। लेकिन दक्षिण के क्षेत्र और खासकर उत्तरी क्षेत्र जहाँ पे सिंचाई की सुविधा कम रही, ऐसे क्षेत्र अपने आप को मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाए, मुख्य धारा में न ला जा पाने के कारण इनमें समायोजन स्थापित नहीं हो पाया, ठीक है। यह इनके पतन का एक प्रमुख कारण रहा। फिर कहते हैं कि छोटी छोटी सभी प्रवृत्तियों पे कर लगाया गया, जैसे मैंने कहा बूचड़ खाने पे भी कर लगाया गया, यहाँ तक कि आप देखे होंगे वेश्याओं पर भी कर लगाया गया उनके लिए। इसके बाद अन्य प्रवृत्ति देखिए, देवता तालु की भी उल्लेख मिलता है। मतलब जो लोग, यहाँ तक कि जो लोग जादूगर थे या मदारी दिखाते थे उन पे भी कर लगाया गया है। और उसके बाद अन्य करों की बात छोड़िए, पूरा अर्थशास्त्र में आय शरीर के अंतर्गत पूरे करों की चर्चा है। आय शरीर के अंतर्गत पूरा है कि दुर्ग क्षेत्र से कैसे मिलेगा, खनिज क्षेत्र से कहाँ कर मिलेगा, कृषि क्षेत्र से कहाँ कर मिलेगा, सिंचाई क्षेत्र से कहाँ कर मिलेगा, पूरी एक लंबी श्रृंखला करों की मिलती है। तो कहते हैं इतना ज़्यादा जो करों का ढांचा था वह एक्सेसिव था, एक्सेसिव टैक्सेस थे। ये जो कर का ढांचा था इतना ज़्यादा कठोर था कि आम जनता को सर्वाइव करना इसके लिए मुश्किल हो गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि यह जो प्रमुख कारण था अर्थव्यवस्था का नष्ट होना और आम जनता का लगातार शोषित होना, इसके पतन का मुख्य कारक था। तो मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री बेसिकली इसी पे जोर भी देती है और ज़्यादातर करवाद के बारे में चर्चा भी करते हैं। तो इसमें प्रमुख है आपके डी.डी. कोसाम्बी, इसकी चर्चा करते हैं कि अभिनेताओं पे भी कर है, ठीक है, जिसे अभिनेताओं कहते थे सैलूस, उसी तरह वे कहते हैं जो गणिकाओं पे हैं उन पे भी कर लगाया गया। तो अलग अलग मतलब सब तरह के लोगों पे कर लगाया गया है। अगला एक प्रमुख कारक है विघटनकारी प्रवृत्तियाँ। विघटनकारी प्रवृत्तियाँ का मतलब हो गया कि कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि जो सत्ता का सेंट्रलाइजेशन, मजबूत शासक या कैपेबल शासक जब तक योग्य शासक होते हैं रहता है, वह धीरे धीरे नष्ट होता है। ये कहते हैं कि जो सत्ता का अतिशय केंद्रीकरण था, तो जब तक मजबूत शासक है तब तक तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जब शासक कमजोर होता है, उसके उत्तराधिकारी कमजोर होते हैं, उसके सक्सेसर अयोग्य होते हैं, तो ऐसी स्थिति में साम्राज्य के हिस्से जो होते हैं वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं, उनमें विघटन के तत्व दिखाई देने लगते हैं। वो धीरे धीरे जो इंटीग्रेटेड इंडिया वाली बात होती है, इंटीग्रेटेड जो एम्पायर की बात होती है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो उनमें क्या होते हैं, उनमें विभाजनकारी तत्व प्रबल होने लगते हैं। ये कहते हैं कि ऐसे तत्व देखे भी जाते हैं कैसे, वो कहते हैं कि स्वयं मौर्यों में अशोक के एक उत्तराधिकारी जालौक, वो कहते हैं कि उन्होंने कश्मीर में अपने को स्वतंत्र कर दिया, कश्मीर में अपनी स्वतंत्रता उन्होंने घोषित कर दिया। इसी तरह तिब्बती लेखक तारानाथ ने 2 ग्रंथ लिखा, कंगयूर और तंगयूर। तारानाथ ने लिखा कि वीरसेन नामक व्यक्ति जो है उसने गांधार में स्वतंत्रता स्थापित कर लिया। तो वीरसेन नामक व्यक्ति गांधार में अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर लेता है, तो मतलब वो अभी गांधार उनके राज्य से निकल जाता है। कश्मीर की बात हम पहले चर्चा कर चुके। माल विकाग्निमित्रम कालिदास का है, उसमें विदर्भ क्षेत्र की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, ठीक है, विदर्भ। तो इसका मतलब होता है कि साम्राज्य के कई हिस्सों में विघटन के तत्व देखे जा सकते हैं और इसलिए कहा जा सकता है कि केंद्रीकृत सत्ता कमजोर हुई और छोटे छोटे प्रांत या जो मजबूत प्रांत थे वो धीरे धीरे पहले अलग हुए, उसी को इमिटेट करते हुए, उसी का अनुसरण करते हुए अन्य प्रांत भी धीरे धीरे उससे अलग होते गए। तो इस प्रकार जो उनकी सत्ता मजबूत थी वो सत्ता कमजोर होती जा रही थी। इसके बाद अगला जो प्रमुख तथ्य है वह है विदेशी आक्रमण। कहा जाता है कि मौर्योत्तर काल में, खासकर इनके अंतिम दशा में, मौर्य शासन के अंतिम दौर में पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों में विदेशी सत्ता प्रबल हो रही थी। अब ऐसा कोई केंद्रीकृत ढांचा या मजबूत राजत्व या मजबूत राज्य या शासक नहीं था जो इन विदेशी आक्रांताओं को चंद्रगुप्त मौर्य आदि की तरह रोक सके। स्वयं सेल्यूकस के उत्तराधिकारी मैंने चर्चा किया था, जो बैक्ट्रिया और पार्थिया के क्षेत्रों में मुख्यतः जिनका शासन था, रेन था। इन लोगों ने इन पे अधिकार करने का प्रयास करना शुरू कर दिया और इस प्रयास में सबसे पहले डेमेट्रियस का आक्रमण होता है।
तो प्रथम मौर्योत्तर काल का प्रथम विदेशी आक्रमणकारी है डेमेट्रियस आता है, और उसके बाद उसने डेमेट्रियस वंश या यूथिडेमस वंश की स्थापना किया। और उसी के समान जो दूसरे वंशज आते हैं वे थे यूक्रेटाइडिस वंश। तो मतलब वो कहता है, ये लोग कहते हैं कि केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हुई, केंद्रीय ढांचा कमज़ोर होने के कारण ये लोग अपनी सुरक्षा करने में असहज हुए। ठीक है, जब सुरक्षा नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में ही मेनांडर के आक्रमण हुए, ऐसी ही स्थिति में आपके डेमेट्रियस के आक्रमण हुए, और अन्य आक्रमण चाहे एंटियार्किड्स जिसको भी ले लीजिए, यूक्रेटाइडिस के आक्रमण देख लीजिए। तो इन लोगों का भी आक्रमण इसी परिवेश में होता है, इसी पृष्ठभूमि में होता है। और आगे चल के इसी के बाद पहले आपके हिंद यवन आते हैं, और हिंद यवन के बाद आपके आते हैं शक, ठीक है, पहला फिर कुषाण, तो इनके आक्रमण होते हैं। तो मतलब है कि जो विघटनकारी तत्व आए इन्हीं के फलस्वरूप ये सब हुआ। इसी तरह एक अन्य प्रमुख रीजन भी है, हमने अभी चर्चा किया था, उसमें आपका जो रोमन थापर में राशि चेतना का भाव। इन लोगों ने कहा कि समान प्रथाओं का अभाव तो था ही। रोमन थापर ने एक अन्य तथ्य पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भले ही अशोक ने प्राकृत भाषा का प्रयोग करके अपने अभिलेखों में भाषा के रूप में प्राकृत का प्रयोग किया और लिपि के रूप में 4 अन्य लिपियों का प्रयोग किया। वो कहते हैं भले इन चीज़ों का उन्होंने प्रयोग किया हो, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लिपि देखी जाती है जो ज़्यादातर प्रबल रहे हैं। जैसे कहते हैं कि अगर इस समय दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखा जाए तो तमिल भाषाएं प्रबल थी, दक्षिण के क्षेत्र में तमिल भाषाएं थी, जबकि उत्तर पश्चिमी में यूनानी और अरमाइक प्रचलित था। उत्तर पश्चिमी में ज़्यादातर यूनानी और अरमाइक लिपि प्रचलित था। तो ये कहते हैं कि यह भी एक ऐसा तत्व था जो उन्हें उनके एकीकरण में बाधा था। ठीक है, एकीकरण में बाधा था, यद्यपि प्राकृत भाषा सबका मूल था। तो ओवरऑल ये सब तो हम लोग भी इसमें देखेंगे। तो ये अभी तक जितने रीजन हुए, एक और देख लेते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र और गुटबंदी। ये क्या है? कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ही धीरे धीरे राजनीतिक षड्यंत्र और गुटबंदी मौर्य प्रशासनिक ढांचे में दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के समय में कुछ समय तक उनके प्रधानमंत्री रहे कौटिल्य। ठीक है, उसके बाद फिर आए आपके राजगुप्त, खल्लाटक और राजगुप्त। ठीक है, इसी में एक अन्य अधिकारी मंत्री थे सुबंध। सुबंध का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि सुबंध की नियुक्ति स्वयं कौटिल्य के प्रयासों से हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह शासक से मिलकर षड्यंत्र करता है और इस षड्यंत्र से की खबर मिलने के बाद दुखी होकर कौटिल्य राज्य छोड़ देते हैं। और यद्यपि बाद में उनको गलती का एहसास होता है, फिर वो रिपेंट भी करते हैं, पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप के लिए वो भी जंगल में जाकर उनको मनाते भी हैं। यद्यपि कहा जाता है कौटिल्य ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन कौटिल्य दोबारा फिर लौट के नहीं आए। तो कहते हैं कि यहाँ पे तो राजनीतिक षड्यंत्र और गुटबंदी भी इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है। ये तो सामान्य कारक हैं जिनकी भी चर्चा हुई। कुछ अन्य ऐसे भी इतिहासकार हैं जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन में सर्वाधिक योगदान अशोक का माना है। इन लोगों ने जो इनका जो इम्पोजमेंट है, जो अधिरोपण है, वह पूरी तरह से अशोक और उनकी नीतियों को लेकर है। इसमें मुख्यतः 2 प्रमुख हैं, आपके हरप्रसाद शास्त्री और नागेंद्र नाथ घोष, जिन्होंने एक पॉपुलर रिवोल्ट थियोरी दिया है। पॉपुलर रिवोल्ट थियोरी का मतलब है कि जो ब्राह्मण प्रतिक्रिया है, ठीक है, इन्होंने इसको इस तरह से मैग्निफिकेंट करने का प्रयास किया। इन्होंने यह प्रयास किया है कि अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीतियों के कारण एक प्रकार से पूरी जनमानस एकीकृत होती है। जनमानस पूरी तरह से एक होकर एक प्रकार से इनके खिलाफ विद्रोह करती है और उस विद्रोह के फलस्वरूप इनका समाज नष्ट होता है। तो इसे इन लोगों ने पॉपुलर रिवोल्ट थियोरी कहा है। मतलब एक प्रयास कर सकते हैं कि लोकप्रिय विद्रोह की विचारधारा। अब यह विचारधारा क्या है? ये विचारधारा
इसमें इन्होंने यह बात प्रयास किया, ये कहते हैं कि मौर्य शासन के विरुद्ध एक राष्ट्रीय विद्रोह या राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की भावना आती है, जिस प्रतिक्रिया में ब्राह्मण प्रमुखता से भाग लेते हैं, क्योंकि मौर्य शासन या अशोक की नीतियाँ ब्राह्मण विरोधी थी और अशोक ने ऐसे जितने भी कार्य किए जो ब्राह्मणों के अधिकारों पे या उनके अन्य विधाओं पे कुठाराघात थे, जिनके कारण इनके हित प्रभावित हुए, इन सब के फलस्वरूप पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में ब्राह्मणों ने प्रतिक्रिया किया और इसके फलस्वरूप उस विरोध और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इनके अंतिम शासक बृहस्पति की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में नए वंश की स्थापना हुई, शुंग वंश। इसमें ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण प्रतिक्रिया थी उसमें बेसिकली हरप्रसाद शास्त्री ने कहा कि अशोक के अभिलेखों का अध्ययन करने से यह मिलता है कि अशोक ने ब्राह्मणों की वह विशेषाधिकार जो उन्हें पूर्व में काफ़ी समय से लगातार मिल रहे थे उन्हें समाप्त कर दिया था। ब्राह्मणों के खिलाफ इनकी अन्य रणनीतियाँ या नीति जो थी वे निश्चित तौर से ब्राह्मणवादी व्यवस्था की विपरीत थी। जैसे कहते हैं कि अशोक के अभिलेखों में बार बार न्याय समता और दंड समता की बात मिलती है। इनका कहना है कि न्याय समता और दंड समता जो है यह ब्राह्मणों पे सीधा कुठाराघात था, क्योंकि ब्राह्मण अभी तक की व्यवस्था में जो स्मृति काल की व्यवस्था है या अन्य व्यवस्था है उसमें साफ साफ उल्लेख मिलता है कि किसी भी स्थिति में ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो लगभग मृत्युदंड से इन्हें मुक्त किया गया। सामाजिक क्षेत्र में जो सोशल हायरार्की सिस्टम बना या जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सामाजिक स्तरीकरण, उस सामाजिक स्तरीकरण में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया गया, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है या अन्य व्यवस्था है। तो इन्होंने कहा लेकिन अशोक की नीतियों में, अशोक के सिद्धांतों में इनको भी सब लोगों के समान कर दिया गया। तो यह इनके ऊपर एक कुठाराघात था, इनके अधिकारों को सीमित करना था, तो इनके अधिकारों को इससे कम किया गया। आगे फिर कहते हैं कि पशु बलि का निषेध, अशोक अपने प्रथम शिलालेख में पशु बलि के निषेध की बात करता है। ये कहते हैं कि पशु बलि का निषेध यह भी ब्राह्मणों को टारगेट करके किया गया, क्योंकि जो पशु बलि होता है जिसके लिए यज्ञ होता है और यज्ञ जो होते हैं ब्राह्मण कराते हैं। तो एक प्रकार से अगर यज्ञ कम होंगे, कम संपादित होंगे या यज्ञ नहीं किए जाएंगे तो निश्चित तौर से इनकी ब्राह्मणों की ही आर्थिक स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक और सामाजिक स्थिति दोनों उनसे प्रभावित होंगे। क्योंकि वेदों में आप अगर पढ़ेंगे तो वेदों में खुद कहा गया है कि जो देवता होते हैं वह देवता अग्नि के अधीन होते हैं, ठीक है। अग्नि मतलब यज्ञ के अधीन होते हैं और यज्ञ मंत्र के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं, ठीक है। इस प्रकार सब मिला के सब लोग ब्राह्मण के अधीन होते हैं। तो ये कहा गया वेदों में। तो उस आधार पर इन्होंने ये भी स्थापित करने का प्रयास किया है। इसी तरह इन्होंने कहा कि जो धम्म महामात्रों की नियुक्ति है वह नियुक्ति पूरी तरह से ब्राह्मण विरोधी था, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो किया गया है उसके माध्यम से समाज में जो धम्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है एक प्रकार से ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया के विरुद्ध, ब्राह्मणवादी तत्वों के विरुद्ध है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध है। जो भी प्रचार प्रसार होगा वो कहीं न कहीं ब्राह्मणवादी पद्धति को ही, ठीक है, पद्धति का ही के प्रति ही प्रतिक्रिया होगी या उसी के प्रति ही असंतोष को बढ़ाएगा। तीसरी बात आगे कहते हैं कि अशोक का एक अभिलेख है रूपनाथ अभिलेख। कहते हैं कि अशोक के रूपनाथ अभिलेख में चर्चा मिलती है कि अशोक कहता है कि मैंने भूदेवों को मिथ्या साबित किया है, मैंने भूदेवों को मिथ्या साबित कर दिया है। ये कहते हैं कि वैदिक काल तो मानता है कि भूदेव मतलब होते हैं ब्राह्मण। वैदिक में भूदेव मतलब होते हैं ब्राह्मण, क्योंकि भूमि पे देवता ब्राह्मण को माना गया है, ठीक है। यद्यपि वेदों में भी कहीं स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि भूदेव मतलब ब्राह्मण ही होते हैं, लेकिन माना गया, जैसे मैंने आपको बताया मंत्र की बात बताई और यज्ञ की बात बताई, उसी के परिप्रेक्ष्य में इसमें रूपनाथ का जो इंटरप्रिटेशन हुआ
यह इंटरप्रिटेशन हरप्रसाद शास्त्री आदि ने जो किया वह ब्राह्मण के विरोध में किया कि मैंने भूदेवों को मिथ्या साबित कर दिया है। इसका मतलब है कि जो ब्राह्मण लोग बताते हैं नियम कानून सांसारिक जीवन के बारे में, उनको मैंने गलत साबित कर दिया है। लेकिन अन्य इतिहासकार यह मानते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन जो सिल्वा लेवी ने किया है वही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। सिल्वा लेवी विदेशी इतिहासकार हैं और सिल्वा लेवी ऐसे प्रथम इतिहासकार हैं जिन्होंने रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर पहली बार विचार किया है, व्यक्त किया है। सिल्वा लेवी 1920 में पहली बार रामगुप्त के बारे में बताए हैं और उन्होंने ही बीएचयू में मानिंद्रनाथ नंदी व्याख्यानमाला था 1920 में, ठीक है। मानिंद्रनाथ नंदी व्याख्यानमाला में उन्होंने पहली बार कंसेप्ट क्लियर बना बताया था कि रामगुप्त नामक भी कोई राजा हुआ है और यह राजा जो है समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पे बैठता है, कि उनका पूरा इतिहास उन्होंने बताया है जो देवी चंद्रगुप्तम के आधार पे आगे बढ़ती है। जबकि भारतीय इतिहासकारों में रामगुप्त के बाद ऐतिहासिकता के बारे में पहली जानकारी दिया है राखालदास बनर्जी ने। भारतीय इतिहासकारों में राखालदास बनर्जी और विदेशी इतिहासकारों में सिल्वा लेवी। तो सिल्वा लेवी पहले दिए हैं, इसलिए प्रथम सिल्वा लेवी होंगे। भारतीय पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी। सिल्वा लेवी ने जब रूपनाथ अभिलेख का इंटरप्रिटेशन किया तो इन्होंने कहा कि इसका तात्पर्य यह है कि भारतवासी जो अभी तक देवताओं से अलग थे, मैंने उन्हें उनके उत्तम और उन्नत चरित्र के माध्यम से उन्हें पहली बार देवताओं से मिला दिया। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य तात्पर्य है कि भारतवासी जो पहले देवताओं से अलग थे, लेकिन मैंने इस धम्म के माध्यम से उनका नैतिक उत्थान किया, उनका चारित्रिक उत्थान किया। इन सब के माध्यम से मैंने उन्हें देवताओं के समतुल्य ला दिया है, देवताओं से मैंने उनको मिला दिया है। इसका तात्पर्य यह होता है, सिल्वा लेवी ने कहा है और ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते भी हैं। ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि यही तथ्य सही भी है। इसके बाद फिर दूसरा देखिए, स्वयं जो अन्य इतिहासकार हैं, खासकर राय चौधरी स्वयं ब्राह्मण प्रतिक्रिया का विरोध करते हैं। वो कहते हैं ब्राह्मण प्रतिक्रिया का जो कंसेप्ट है या जो पॉपुलर रिवॉर्ड थियरी है यह गलत है। ये कहते हैं कि पॉपुलर, या इसको हम कभी कभी कहते हैं पीपल रिवॉर्ड थियरी, या देखिएगा पीपल या पॉपुलर रिवॉर्ड थ्योरी। अब ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि ब्राह्मण प्रतिक्रिया का कंसेप्ट सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं अशोक के अभिलेखों में हैं या अशोक के धम्म में जो बातें कही जा रही, चाहे पशु बलि का विरोध हो, चाहे यज्ञों का विरोध हो, चाहे कर्मकांडी पक्षों का विरोध हो, वो कहते हैं कि ऐसा विरोध ऐसा नहीं है कि पहली बार अशोक ने ही किया। उनका कहना है कि ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में खुद पहली बार वेदों के कर्मकांडी पक्षों के विरुद्ध में प्रतिक्रिया दिखाई देती है। खुद वहाँ पहली बार असंतोष दिखता है और खुद उसका विरोध हो रहा है। वे कहते हैं कि खुद मुंडकोपनिषद कहता है, मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी हुई नौका से की गई है और उसमें कहा गया है कि यज्ञ टूटी हुई नौकाओं के सदृश तथा उनसे होने वाले 18 कर्म जो हैं वो तुच्छ होते हैं। यज्ञ जो हैं, वे कहता है कि यज्ञ टूटी हुई नौकाओं के सदृश होते हैं और उनमें होने वाले 18 कर्म वो तुच्छ होते हैं जो इनके माध्यम से किए जाते हैं। और फिर कहता है जो मूढ़ लोग हैं, मतलब मूर्ख लोग हैं, जो मूढ़ लोग हैं इन्हें श्रेय मानकर इनकी प्रशंसा करते हैं, वे बारंबार जरा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मतलब जन्म मृत्यु के सांसारिक चक्र में यही लोग फंसे रहते हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं, ठीक है, मानते हैं। तो यह इसका उल्लेख पहली बार खुद मुंडकोपनिषद में होता है। तो ऐसा नहीं है कि इनके विरोध करने का जो पहली बार आधार हो वो पुष्यमित्र शुंग ने ही किया हो, ऐसा भी नहीं है। यह विरोध की प्रतिक्रिया या कर्मकांडी पक्ष के विरुद्ध
जो असंतोष की प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है वह बहुत पहले ही शुरू हो गया था। स्वयं वैदिक मतलब वेदों के अंतिम कांड, वेदों का अंत, वेदांत जिसे कहते हैं उपनिषद, उसमें इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वैदिक वाले केवल कर्मकांडी पक्ष पे विश्वास करते थे और दार्शनिक पक्ष से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे, ये भी है। इसी तरह एक और क्वेश्चन से समझिएगा कि मैंने कहा कि यज्ञ की तुलना यहाँ पे टूटी हुई नौका की गई है, और कालिदास का भी कमेंट ऐसे कालिदास कहता है कि कहा है कि बुराई एक टूटी हुई नौका की तरह होती है जो कभी न कभी अपने नाविक को डुबा ही देती है। बुराई एक टूटी हुई नौका की तरह होती है जो कभी न कभी अपने नाविक को डुबा ही देती है। तो उन्होंने बुराई के लिए कहा है और इन्होंने यज्ञ के लिए कहा है, तो दोनों कमेंट याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरह यह कथन कि ज़्यादातर इन इतिहासकारों ने अशोक के ऊपर आरोप लगाया कि अशोक बौद्धिस्ट हो गए थे, बौद्धिस्ट हो जाने के कारण ब्राह्मणों के विरुद्ध थे। लेकिन खुद इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा नहीं कि अशोक के सभी उत्तराधिकारी भी बौद्ध रहे हों। अगर सभी बौद्ध रहे होते, ठीक है, तो ये बात माना भी जा सकता है। स्वयं इनके जो उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, वे सभी बौद्ध नहीं थे। राजतरंगिणी में, ठीक है, राजतरंगिणी में स्वयं सालियुग का वर्णन होता है, सालिसूक इनके उत्तराधिकारी थे, उनका वर्णन मिलता है और उनको वहाँ पे शैव बताया गया है और बौद्धों का विरोधी बताया गया है। नहीं, जालोक तो दूसरे हैं, सालिसूक हैं ये, जालोक का भी कथानक आएगा। ठीक है, तो मतलब ये सालिसूक हैं, इनके बारे में कथानक हमें प्राप्त होता है। इसी तरह दूसरे अन्य देखिए, जालौक स्वयं आपके बौद्धिस्ट नहीं थे। तीसरी बात देखिए, ऐसा भी नहीं है कि सभी बौद्धिस्ट हो, इन लोगों ने बौद्धों को कोई संरक्षण दिया हो। स्वयं मैंने कहा कि आजीवक संप्रदाय को देख लीजिए, स्वयं अशोक ने उन्हें संरक्षण दिया। उनके लिए बराबर पहाड़ी जिसे कहते हैं खलतिक पर्वत, उस पर उनके लिए उन्होंने मठों का, विहारों का भी निर्माण कराया। स्वयं उसके उत्तराधिकारी दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ी पर उनके लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया, गोपिका गुफा, बडसिका और बहिका का निर्माण कराया। इसी गुहा लेख में उसे देवनामप्रिय भी कहा गया है दशरथ को। तो मतलब ये नहीं है कि अच्छा, अगर अशोक के धम्म में भी देखा जाए, धम्मनीति में भी देखा जाए, तो उन्होंने कभी भी कहीं भी ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई सी चीज़ नहीं बोला है। उन्होंने हमेशा यही, यहाँ तक कि अपने धम्मनीति भी कहता है, जब कियम चु धम्मे, धम्म क्या है तो कहता है कि अपासिन्वे बहुकयाने दयादाने सच्चे सोचवे माधुर्य साधे चल। तो जो धम्म है वह क्या है, अल्प पाप है, पाप कम हो, कल्याण अधिक हो, बहु कल्याणी, दया हो, दान हो, साधुता हो, पवित्रता हो, इन सब की बात करता है। फिर उसमें कहता है कि इसमें ब्राह्मणों, श्रमणों आदि का सम्मान हो, गुरुजनों का सम्मान हो, स्तूपों का सम्मान हो, चैत्यों का सम्मान हो, अपने नौकर चाकर भृत्य आदि के प्रति अच्छा व्यवहार कीजिए, इसकी चर्चा करता है। और स्वयं वहाँ पे कलिंग अभिलेख में वहाँ के अधिकारियों को भी न्याय समता का बात करता है। न्याय समता, ठीक है, न्यायिक मामलों में किसी प्रकार के भी, ठीक है, किसी भी प्रकार के पक्षपात के विरुद्ध उनको सलाह देता है कि पक्षपात न कीजिए। तो ये भी कलिंग शिलालेख में उल्लेख मिलता है। तो और धम्म महामात्र कभी भी ब्राह्मणों के विरुद्ध नियुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि धम्म महामात्र पहले अगर आपके जो मिलते हैं 5वें शिलालेख में उल्लेख मिलता है, वहीं स्त्री धम्म महामात्रों की भी चर्चा हो रही है 12वें शिलालेख में। इनके कार्य जो हैं कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ब्राह्मणों के विरुद्ध हों। तो ब्राह्मणों के लिए स्वयं अशोक ने अपने लेखों में उनके प्रति सम्मान आदि की बातें किया है, तो यह भी उनको कहा नहीं जा सकता। अच्छा, अगला देखिए, अगर मान लीजिए ब्राह्मण विरोध होता है, ब्राह्मण प्रतिक्रिया होती और ब्राह्मण, तो इसका मतलब है कि ब्राह्मणों के प्रति अशोक की नीति भी गलत होती या प्रतिक्रियावादी होती। अगर अशोक की नीति प्रतिक्रियावादी होती तो वह स्वयं पुष्यमित्र शुंग को अपना सेनापति ने नियुक्त करते इतने बड़े पोस्ट पे। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण भी बड़े बड़े पदों पे पहुंच रहे थे। चाणक्य खुद ब्राह्मण थे। इसी तरह अभी तक का इतिहास लेखन, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री हुआ,
जिसमें पुष्यमित्र शुंग का जो कंसेप्ट आया उसे हम लोगों ने बौद्ध विरोधी सिद्ध करने का प्रयास किया, उसे ब्राह्मणवादी काल माना, उसे वैदिक प्रतिक्रिया का काल माना, उसे वैदिक पुनर्स्थापना का काल माना है। तो कुल मिला के हमारा जो उद्देश्य रहा है वह इस बात को रहा है कि पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मणवादी सिद्ध करना, वैदिक संस्कृति का प्रस्तावक या वैदिक संस्कृति का पुनर्स्थापक सिद्ध करने का प्रयास हो, और उसे जितना ज़्यादा हो सके बौद्धों का विरोधी सिद्ध करेंगे, क्योंकि अशोक पे आक्षेप लगाए तक अशोक बौद्ध थे। इसीलिए जब बौद्धों का विरोध करेगा तब ब्राह्मणवाद प्रतिक्रिया उतनी मजबूत होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो वह बात जो कुछ बुकों में तत्कालीन साहित्य में इसको बौद्ध विरोधी सिद्ध करने का प्रयास किया गया, वर्तमान में जब कलाकृतियों का विकास हुआ, अगर हम शुंगकालीन कला और साहित्य का अध्ययन करें, खासकर कला और स्थापत्य में जो तत्कालीन समय में स्तूप आदि चैत्यों का निर्माण हुआ, वे कहीं से भी मतलब इस तरह नहीं लगते हैं कि इनमें बौद्धों का विरोध हुआ हो। जैसे सांची और भरहुत के जो कला केंद्र हैं, इनमें पूरी तरह से, ठीक है, अगर मान लीजिए इसे कहा जाता है कि सांची और भरहुत का जो कलाकृति बनाई गई या स्तूप है, उसके निर्माण या पुनर्निर्माण का श्रेय जो है वह शुंग काल को दिया जाता है। अगर मान लीजिए वो ब्राह्मण विरोधी होता या तो बौद्ध विरोधी होता पुष्यमित्र शुंग, तो निश्चित तौर से इतने बड़े स्तूप का निर्माण न होता। इसकी तकनीक देखिए, इसके बनावट की पद्धति देखिए, ठीक है। तो इसमें कहीं से भी कला संस्कृति के माध्यम से ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति का उसमें प्रदर्शन नहीं हो रहा है, उसके एलिमेंट नहीं, बल्कि बौद्धिस्ट जो स्तूप की विशेषता है वह दिख रही है, झलक रही है। तो इस आधार पर भी कलात्मक वस्तुओं या तत्वों के आधार पर भी यह सिद्ध नहीं होता है कि वह पुष्यमित्र शुंग जो था वह बौद्ध विरोधी था। तो यह भी इस आधार पर मानते हैं कि ऐसा जो बातें की गई हैं वह सही नहीं है। तो जो ब्राह्मण प्रतिक्रिया है यह उचित नहीं लगता है। अगला आते हैं फिर ब्राह्मण प्रतिक्रिया का जो कंसेप्ट था उसका सबसे ज़्यादा जो प्रत्युत्तर दिया या विरोध किया रायचौधरी थे। इसके समर्थक सबसे ज़्यादा हरप्रसाद शास्त्री और नागेंद्रनाथ घोष थे। इनका विरोध करने के बाद रायचौधरी ने अपना एक अलग सिद्धांत दिया। रायचौधरी ने कहा कि ब्राह्मण प्रतिक्रिया तो नहीं, लेकिन अशोक की अहिंसा और शांतिवादी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारक माना जा सकता है। तो इन्होंने अब अशोक की शांतिवादी नीति को आधार बनाया और इन्होंने कहा कि अशोक ने जो भी अहिंसावादी और शांतिवादी नीति स्थापित किया, इससे साम्राज्य कमजोर हुआ, इससे इनकी सैनिक व्यवस्था कमजोर हुई, इससे इनका प्रशासनिक ढांचा कमजोर हुआ और इसी पृष्ठभूमि में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इसके लिए इन्होंने कहा कि जो प्रारंभिक नीति थी चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार की, जो साम्राज्यवादी दौर था, उस नीति को अशोक ने एकमात्र कलिंग युद्ध के बाद ही त्याग दिया। कलिंग युद्ध के त्यागने के बाद जो युद्ध नीति उन्होंने त्यागा, तो फिर आ गए वो धम्म नीति पे, धम्म मंगल पे, धम्मदान पे, ठीक है, और युद्ध घोष को बदल के भेद घोष में आ गए, ठीक है। भेद घोष या युद्ध घोष को उन्होंने धम्म घोष में बदल दिया। अब धम्म मंगल, धम्म घोष आ गया। इसके बाद धम्मदान की बात हो रही है, आज की चर्चा हो रही है। तो 11वें शिलालेख में वह धम्मदान की बात करता है, साधारण दान से अच्छा बताता है। उसके बाद अन्य अभिलेखों में धम्म मंगल की बात करता है और 13वें अभिलेख में वह बात करता है आपका जो भेद घोष है उसको बदल के धम्म घोष की चर्चा करता है। और 13वें अभिलेख में ही कलिंग युद्ध की चर्चा करते समय करने के बाद वह युद्ध नीति के परित्याग की बात करता है। इन्होंने कहा कि इसके साथ ही साथ अशोक मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों या मृत्युदंड को भी समाप्त करता है। ऐसा कहता कि मैंने मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को, ठीक है, 3 दिन की मोहलत दिया है। ये लोग कहते हैं कि संभवतः मृत्युदंड समाप्त कर देता है, जबकि अशोक स्वयं अभिलेखों में कहता है कि मैंने मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन की मोहलत दिया है ताकि वे जो भी सांसारिक
अपराध किए हैं उस अपराध बोध से मुक्त हो सके और वे अपने आत्मसंयम व आत्मनियंत्रण के माध्यम से, जिसे कहा गया है निच्छति अभिलेखों में, इन सब के माध्यम से अपना आत्म परीक्षण करें, और उस आत्म परीक्षण के माध्यम से जो दोष किए हैं, जो उनसे अपराध हुआ है, उस अपराध मतलब जो गिल्टी फीलिंग है उस अपराध से मुक्त हो जाएं, ताकि उनका पारलौकिक जीवन अच्छा हो, ताकि उनका पुनर्जन्म अच्छा हो, ताकि वह बंधन मुक्त होकर जाएं, मतलब बंधन ग्रसित न रहें। इसके लिए मैंने 3 दिन की मुक्ति दिया है। दूसरी बात इनका यह कथन कि अशोक की सैनिक व्यवस्था कमजोर हो गई। युद्ध नीति के परित्याग के बाद जो सैनिक थे धीरे धीरे कमजोर हुए, शिथिल हुए। सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार नहीं रहे। यह सब भी सही नहीं लगता है, क्योंकि अगर अशोक के 13वें शिलालेख को देखें तो 13वें शिलालेख में अशोक ने जंगली जातियों की बात किया है और इनमें सीमावर्ती जातियों की भी चर्चा करता है और उनमें स्पष्ट उनको आदेश देता है कि अगर जो लोग गलत काम करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, उनकी जंगली जातियों को कहता है कि यदि ये लोग अपराध नहीं छोड़ेंगे तो उनकी हत्या करा दी जाएगी। और उसके बाद पुनः अपने 13वें शिलालेख में सीमांत जातियों के लिए कहता है कि सम्राट उन्हें क्षमा कर सकते हैं लेकिन जो क्षम्य हो। सम्राट उन्हें क्षमा कर सकते हैं लेकिन जो क्षम्य हो। और उसके बाद कहता है कि क्षमा मतलब वही किए जा सकते हैं जिनका अपराध क्षमता के अनुकूल हो। इसका मतलब दोनों कमेंट आते हैं, तो एक सीमांत जातियों के लिए आ रहा है, एक जंगली जातियों के लिए। इसका मतलब इससे पता चलता है कि अशोक सैनिक रूप से सशक्त था। दूसरी बात यह है कि अगर अशोक सैनिक रूप से सशक्त न होता तो उसके समय में ही विद्रोह होते, उसके समय में ही उसके जो आर्गेन्स हैं, उसके साम्राज्य के धीरे धीरे पार्ट हैं, अलग हो सकते थे, उनमें विद्रोह हो सकता था। तो अशोक जब तक जिंदा रहे तब तक कहीं भी किसी भी जगह या कोई भी प्रांत उनसे अलग नहीं होता है। जो एकीकृत इंडिया, जो उन्होंने एक प्रकार से इंटीग्रेटेड इंडिया या इंटीग्रेटेड एम्पायर की बात किया, वह अक्षुण्ण रहता है, उनमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाती है। तो इसलिए सैनिक रूप से या सामरिक रूप से भी इनको कमज़ोर नहीं कहा सकता है। सैनिक या सामरिक रूप से इनको कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। अब ये सब जितनी नीतियां हैं, यही सब नीतियां इनकी मतलब इनके पतन के लिए अलग कारक बताए गए हैं। अब आते हैं हम निष्कर्ष पे। निष्कर्ष के संदर्भ में देखते हैं, कहा जाता है कि जो मौर्यों का पतन हुआ, अगर इन सब कारकों को एनालिटिकल अप्रोच से देखें तो हम देखते हैं कि इनमें से जितने भी कारक हैं, कोई भी कारक अपने आप में संपूर्ण नहीं है। सभी कारक कमोबेश अपना योगदान देते हैं और यह पतन अगर हुआ होगा या कोई भी साम्राज्य, कोई भी राज्य, साम्राज्य, समाज अगर नष्ट होता है तो उस पतन में अनेक कारक होते हैं। केवल एक कारक से कभी भी कोई साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य नष्ट नहीं होता है। तो हम एक प्रकार से तो यह कह सकते हैं कि इनमें कमोबेश सभी कारकों का थोड़ा थोड़ा योगदान रहा होगा। इन्हीं समस्त कारकों के संघात के फलस्वरूप, कंपोजिशन के फलस्वरूप ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ होगा। दूसरी बात, यह कहना कि अशोक की ब्राह्मण प्रतिक्रिया या शांतिवादी नीति का कारक था, तो यह कथन सही नहीं है, क्योंकि संसार में ऐसे भी अनेक नेता या अनेक शासक हुए जो बहुत ज़्यादा साम्राज्यवादी थे, बहुत ज़्यादा सैनिकवादी थे, लेकिन उनका भी साम्राज्य नष्ट होता है। विश्व के सबसे बड़े बड़े जो तानाशाह हुए, चाहे हिटलर हुए, चाहे मुसोलिनी हुए, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट हुए, ठीक है, चाहे आप जर्मनी का इतिहास, जर्मनी के कैसर का इतिहास देख लीजिए, चाहे आप लू चौधामा का इतिहास देख लीजिए, जो सबसे बड़े साम्राज्यवादी और तानाशाही ऑटोक्रेटिक माने जाते हैं। मतलब ऐसे साम्राज्य भी काल कवलित हुए हैं, ऐसे साम्राज्य भी समय के साथ समाप्त हुए हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि अगर अशोक शांतिवादी नीति का परित्याग करके साम्राज्यवादी नीति स्थापित करता या सैनिकवादी नीति स्थापित करता, जैसा कि बलबन करते हैं, जैसा आपके बिस्मार्क करते हैं, जैसा आपके अलाउद्दीन खिलजी करते हैं,
अगर मान लीजिए वह इस नीति का परित्याग करके भी अपने पिता या पितामह की तरह उसने अगर ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, अगर लौह और रक्त की नीति उसने स्थापित किया भी होता, तब भी क्या साम्राज्य पूरी तरह से अछूत रहता? तब भी कभी न कभी साम्राज्य समाप्त ही होता। ठीक है, तो यह कहना मुश्किल है कि किसी एक कारक के कारण समाप्त हो गया। साम्राज्यवादी राज्य भी बहुत तेज समाप्त हुए हैं। नेपोलियन के बाद सीधा उसका साम्राज्य समाप्त हो गया, हिटलर के बाद साम्राज्य समाप्त हो गया, और उसके बाद मुसोलिनी के बाद साम्राज्य समाप्त हो गया। जबकि वो विश्व स्तर के ठीक है बहुत बड़े तानाशाह थे, बहुत बड़े हिस्से को उन्होंने जीत के एक बड़ा साम्राज्य बनाया था। स्वयं आप उनका इतिहास देखिए, अलेक्जेंडर सिकंदर का इतिहास देखिए, उसके मृत्यु के बाद ही साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया, जिसे विश्व विजेता तक कहा जाता है। तो कुल मिला के हम किसी एक कारक को हम इसके लिए ओनस नहीं दे सकते हैं, जवाबदेही नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात, न तो इसके लिए अशोक को ही पूरी तरह से गिल्टी सिद्ध किया सकता है। इसमें से अशोक की नीतियां तो वस्तुतः इनके पतन का कारक नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि जो इस शांतिवादी नीति अशोक ने स्थापित किया, वही नीति समझिए बाद में आगे चल के अकबर ने स्थापित करने का प्रयास किया। अपने महजर व्यवस्था, अपने दीन इलाही की व्यवस्था से, अपने इबादत खाने के निर्माण से, और सुलह कुल की नीति से। तो सुलह कुल की नीति के माध्यम से उसने भी देश का, राज्य का या साम्राज्य का सांस्कृतिक एकीकरण करने का प्रयास किया। इस एकीकरण की प्रक्रिया में उसने विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न मतों, विभिन्न मतांतरों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया, ताकि देश का सांस्कृतिक एकीकरण किया सके और इसके माध्यम से साम्राज्य को भी अक्षुण्ण बनाया सके, इसके माध्यम से साम्राज्य को भी व्यवस्थित किया जा सके और साम्राज्य को एवरलास्टिंग किया सके, कुछ समय तक साम्राज्य चले। और यह प्रवृत्ति हम आगे भी देखते हैं। एंटोनियो ग्राम्शी का थियरी है, थियरी ऑफ हेजमोनी। वो कहता है प्राधान्य की संकल्पना, थियरी ऑफ हेजमोनी, HEGMONY। वो कहता है कि कोई भी साम्राज्य, ठीक है, कोई भी समाज या संस्कृति जो होती है, या इस तरह समझिए कि कोई भी शासक या राज्य अपने को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अपने को व्यवस्थित, अपने को सुरक्षित रखने के लिए न केवल सैनिक या सामरिक शक्ति का प्रयोग करता है, बल्कि वह सांस्कृतिक तत्वों का भी, ठीक है, बल्कि वह सांस्कृतिक तत्वों का भी प्रयोग करता है। तो एक प्रकार से सांस्कृतिक तत्व मतलब हो गए भाषा, साहित्य, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, अन्य जो प्रवृत्तियां होती हैं, ये प्रवृत्तियां भी साम्राज्य को बचाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो संस्कृति का भी प्रयोग मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके विचार, कंसेप्ट, धर्म, ठीक है, आदि का भी प्रयोग राज्य या साम्राज्य को बचाने के लिए किया जाता है। इसी जो प्राधान्य की संकल्पना है, यही जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि अशोक ने भी किया, अकबर ने भी वही किया। इन लोगों ने भी प्रयास किया कि साम्राज्य के जो विभिन्न विरोधाभासी प्रवृत्तियां हैं, जो कंट्राडिक्शन है, इन सभी प्रवृत्तियों में आपसी एकता स्थापित हो सके, सुलह कुल स्थापित हो सके, इसके माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण किया जा सके और उसके माध्यम से साम्राज्य भी सुरक्षित किया जा सके, साम्राज्य भी अक्षुण्ण बनाया जा सके। इन्हीं सब पृष्ठभूमि के आधार पर यह नियम स्थापित किए गए हैं अशोक के। इसलिए अशोक को इसके आधार पर पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मान सकता है। और कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि मौर्यों का जो पतन है वह अनेक कारकों का परिणाम था, जिनमें अगर सबसे ज़्यादा ओनस या जवाबदेही किसी कारक को दिया जा सकता है तो वह है अयोग्य उत्तराधिकारी। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम मुगलों के पतन के संदर्भ में जगन्नाथ सरकार के इस कमेंट से फिर सहमत हो सकते हैं कि कोई अगर मस्तिष्क खराब हो जाए तो शरीर के अन्य अवयव या अंग धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं या काम करने बंद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि अगर स्वर्ण में ही जंग लगे तो तांबा और चांदी की कोई बात नहीं किया सकती। तो कुल मिला के कोई साम्राज्य जो बनता है तो वह अपने उत्तराधिकारियों के आधार पर चलता है। अगर उत्तराधिकारी
उसका हेड, उसका जो अपेक्स, उसका जो जेनिथ पॉइंट है, अगर वही कमजोर हो जाएगा तो अन्य प्रवृत्तियां धीरे धीरे स्वयं खत्म हो जाएंगी या कमजोर होती चली जाएंगी। तो साम्राज्य या संस्कृति या शरीर कुछ भी नहीं बच सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसके पतन को देख सकते हैं। और इस संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि वो है आर.के. मुखर्जी का, राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी ने एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया। उन्होंने कहा अशोक के संदर्भ में, उन्होंने कहा कि अशोक ने अगर अपने पिता या पितामह की तरह लौह एवं रक्त नीति का पालन किया भी होता, तब भी जल्द या देर से, तब भी शीघ्र या देर से, आज नहीं तो कल इनके साम्राज्य का पतन जरूर होता। ठीक है। वो आगे कहता है कि फिर भी अशोक ने जो प्रयास किया, जो नीति स्थापित किया, यह जो प्रयास था एक सभ्य समाज पर, एक सभ्य समाज पे जो इसका प्रभाव है वह एक नैतिक आधिपत्य की तरह है, नैतिक आधिपत्य की तरह है। तो उसने सभ्य समाज के ऊपर एक नैतिक जो आधिपत्य स्थापित किया है, यह युगों युगों तक संसार में याद किया जाएगा और यह इसके माध्यम से उसकी ख्याति का स्मारक या बना रहेगा। तो कुल मिलाकर कहता है कि अगर अशोक ने भले ही शांतिवादी नीति के स्थान पर सैनिकवादी नीति स्थापित किया होता, अब चंद्रगुप्त मौर्य अशोक की तरह, फिर भी कभी न कभी साम्राज्य का पतन होता। लेकिन अशोक की ख्याति इस बात में सबसे ज़्यादा है कि अशोक ने जो नैतिक मापदंड विश्व के देशों पे स्थापित किया, वह उसकी जो ख्याति है वह हमेशा चिरस्थायी है, वह साम्राज्य से भी बढ़ के है। तो एक विचारधारा के रूप में अशोक का जो महत्व है या उसकी प्रासंगिकता है वह अधिक है, पतन के रूप में इसे उत्तरदायित्व नहीं माना सकता है। ठीक।